हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने रिफॉर्म मूवमेंट्स का क्या रोल था, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, आर के मिशन, इनका क्या रोल था नेशनलिज्म के अंदर। उसके साथ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ने किस तरह से हमारी कंट्री में को नेशनलिज्म प्रोवाइड करवाया। आफ्टर दैट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का क्या रोल था, ये हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम लोग कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाउ द इंग्लिश एजुकेशन वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल समवेयर फॉर द राइज और स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन आवर कंट्री इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन से कैसे स्प्रेड हुआ नेशनलिज्म। देखिए, इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो साइंटिफिक बेसिस पर थी। साइंटिफिक बेस पर जब थी तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया कि इंडियंस की जो थिंकिंग थी वो भी कहीं ना कहीं रैशनलिस्टिक थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच और साइंटिफिक एटीट्यूड उनका हो गया। अब ये जब उनका एटीट्यूड हुआ तो इससे उनके माइंड में बात आने लगी कंसेप्ट ऑफ वाई, WHY। उन्होंने पूछना शुरू किया कि वाई दिस इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल। जब वो एजुकेटेड हो गए, एजुकेटेड जो ब्रिटिश ने इंडियंस को जो एजुकेशन दी वो इसलिए एजुकेशन दी थी कि वो उनको उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हेल्प करेंगे, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट हुआ जो इंडियंस के लिए प्रॉफिटेबल था, यूजफुल रहा इंडियंस के लिए, कि इंडियंस को की जो थिंकिंग थी वो मैच्योर्ड थिंकिंग हो गई। नैरो थिंकिंग से जो पहले उनकी जो थिंकिंग नैरो थिंकिंग थी, जब वो चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी, पर्दा, सती, इन सब प्रॉब्लम्स और सोशल इविल्स में फंसे हुए थे, तो इंग्लिश एजुकेशन से कहीं ना कहीं उनका माइंड तो डेफिनेटली ब्रॉड हुआ। जब उनका माइंड ब्रॉड हुआ तो रैशनलिस्टिक थिंकिंग अप्रोच, एनालिटिकल, साइंटिफिक एटीट्यूड, ये सब जब चीज़ें उनके माइंड में आने लगी तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि वाई दिस कंट्री इज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल व्हेन इट इज द कंट्री ऑफ इंडियंस। तो ये जब पॉइंट उनके मन में आया तो राइज ऑफ नेशनलिज्म को इसमें बहुत सपोर्ट मिली। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन वाज आल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रेस। प्रेस और मैगजीन्स का क्या रोल रहा इंडियन नेशनलिज्म को राइज करने में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेस की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश के न्यूज़पेपर्स जो थे वो सपोर्ट करते थे कॉलोनियलिज्म को, वो इंग्लिश रूल को इंडिया के अंदर जस्टिफाई करते थे। उनका ये बोलना था कि इंडियंस के क्या जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिश रूल है, वो इंडियंस के गुड के लिए है, उनके अच्छे के लिए यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमने इंडियंस को एजुकेशन दिया, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किए, कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, तो इससे कहीं ना कहीं इंडियंस की डेवलपमेंट हुई है। तो वो अपने कॉलोनियलिज्म को और ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करते थे, ठीक बोलते थे कि इंडियंस को जो ब्रिटिश रूल मिला है इसी की वजह से ये सिविलाइज्ड हो गए हैं, अदरवाइज दिस वर द पीपल ऑफ अनसिविलाइज्ड कल्चर, ट्रेडिशन, इनका कुछ नहीं था, ये अनसिविलाइज्ड थे, हमने इनको आकर सिविलाइज्ड किया है। तो ये उनके न्यूज़पेपर्स इस तरह की न्यूज़ को प्रिंट किया करते थे, जिससे कि इंडियंस की नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, नेशनलिस्टिक जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाएं, सप्रेस्ड हो जाएं और इंडियंस उनके अगेंस्ट रिवोल्ट ना करें। लेकिन इसको काउंटर कैसे किया, इसमें इंडियन न्यूज़पेपर्स भी सामने आए। जैसे अब ब्रिटिश न्यूज़पेपर की जहाँ तक मैंने बात बताई तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट था, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, उसके बाद फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, सिविल एंड मिलिट्री गेजेट, ये सब न्यूज़पेपर जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करते थे, उसके अगेंस्ट में इंडियन न्यूज़पेपर आए और उन्होंने नेगेटिव इफेक्ट्स बताए जो ब्रिटिश रूल के थे। और उस नेगेटिव इफेक्ट्स को जब लोगों ने सुना, समझा, तो उनको ये लगा कि ठीक है कि ब्रिटिश जो है वो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर फील्ड में उन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है। और ये जब बात इंडियंस के माइंड में बाय द न्यूज़पेपर्स बैठ गई तो हमारी कंट्री में ऑटोमेटिकली नेशनलिज्म हो गया। जो इंडियन के जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें बंगाल से जो न्यूज़पेपर्स निकलते थे उसमें जो इंपॉर्टेंट थे, हिंदू पैट्रियट था, अमृता बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बंगाली, बॉम्बे से कुछ न्यूज़पेपर निकलते थे जैसे रस्त गोफ्तार वॉज देयर, नेटिव ओपिनियन, मराठा, केसरी, ये सब जो न्यूज़पेपर थे ये इंडियन नेशनलिज्म को राइज करने में इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। मद्रास से जो न्यूज़पेपर निकलता था वो हिंदू था, यूपी से हिंदुस्तानी और आज़ाद न्यूज़पेपर निकलते थे, पंजाब से ट्रिब्यून निकलता था। तो इन सब न्यूज़पेपर ने एक माहौल बना दिया कंट्री के अंदर कि जो ब्रिटिश रूल है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन पीपल एंड इंडिया, और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जब एटमॉस्फेयर बना तो उस एटमॉस्फेयर ने कहीं ना कहीं राइज ऑफ नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था इंडिया के अंदर, नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। तो ये न्यूज़पेपर या प्रेस का
कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिश पीपल जो थे वो इंडियंस के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट बिहेव करते थे। इंडियंस को ब्लैक बोलते थे। रेलवे कंपार्टमेंट्स के अंदर अगर इंडियंस के पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो भी उनको अलाउ नहीं किया जाता था, जैसे महात्मा गांधी के साथ साउथ अफ्रीका में हुआ। पनिशमेंट्स जो थी सेम क्राइम के लिए इंडियंस को ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी और ब्रिटिश को उन सेम क्राइम के लिए लेस पनिशमेंट्स दी जाती थी। इंडियन जजेस जो थे वो ब्रिटिश केसेस को नहीं सुन सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश का मानना था कि इंडियंस जजेस आर इन्फीरियर एंड दे आर नॉट कैपेबल एनफ टू हियर द केसेस ऑफ द ब्रिटिश। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो भी वेरी मच इंपॉर्टेंट था राइज ऑफ नेशनलिज्म के लिए। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बननी स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, और इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस में जो इंपॉर्टेंट थी, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज देयर, मद्रास नेटिव एसोसिएशन वॉज देयर, बॉम्बे एसोसिएशन, इन सब ने गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला कि इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, और इससे इंडियंस के माइंड में कुछ उम्मीद जगी, उम्मीद की किरण जगी कि ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रही हैं, और अल्टीमेटली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मर्ज कर गई थी 1885 में जो कांग्रेस बना। तो कांग्रेस बना और ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रही थी, ये इन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को राइज करने के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। आफ्टर दैट देयर वाज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसी थी दैट वाज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो लॉर्ड लिटन ने कुछ ऐसी पॉलिसीज स्टार्ट की जो इंडियंस के फेवर में नहीं थी। जैसे लॉर्ड लिटन ने एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश क्लोथ। ब्रिटिश कपड़ा जो इंडिया में आता था इंपोर्ट होके, उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ होती थी, इंपोर्ट ड्यूटीज़, वो लॉर्ड लिटन ने ख़त्म कर दी। जब इंपोर्ट ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई तो इसका मतलब वो कपड़ा उसका रेट बहुत कम हो गया इंडियन मार्केट्स में, वो बहुत चीप हो गया, उसको इजीली ख़रीदा जा सकता था, और वो मशीनों से बना होता था तो ड्यूरेबल भी था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी। और इंडियन कपड़ा जो था वो हाथों से बनता था और वो महंगा भी होता था डेफिनेटली, क्योंकि उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा होती थी। तो अब इसमें इंपोर्ट ड्यूटी जब लॉर्ड लिटन ने उस कपड़े से हटा दी, ब्रिटिश कपड़े से जब हटा दी इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो सस्ता हो गया। अब उसको चैलेंज करने के लिए जो इंडियन कपड़ा जो था वो महंगा था, तो आम इंडियन ने उस कपड़े को ना खरीद कर उन्होंने ब्रिटिश गुड्स और ब्रिटिश क्लोथ्स को खरीदना शुरू किया, और इससे हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी या जो पीपल जो कपड़े के काम में लगे हुए थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहराया और उनके माइंड में नेशनलिज्म हुआ। सेकेंडली, सेकेंड अफगान वॉर हुआ इस पर्टिकुलर टाइम में, और उस अफगान वार के अंदर जो भी पैसा फंड हुआ वो सब इंडिया से गया। तो इंडिया का पैसा अफगान वार में इन लोगों ने लगाया, तो दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पीपल, और वो पैसा हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, इंडियंस के डेवलपमेंट में भी लग सकता था, ये इंडियंस के माइंड में आ रहा था। इसके बाद लॉर्ड लिप्टन ने आर्म्स एक्ट पास कर दिया कि इंडियंस जो थे दे कुड नॉट कैरी आर्म्स बट द ब्रिटिश कुड कैरी द आर्म्स। तो ब्रिटिश को आर्म्स ले जाने की अनुमति थी बट इंडियंस को ऐसी अनुमति नहीं थी, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी ब्रिटिश की जो कि इंडियंस को पसंद नहीं थी। देन इन 1877 हमारी कंट्री में 1875-6 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, फेमाइन थी, तो जिसमें लाखों लोग भूखे मर गए थे, भूख से मर गए थे, स्टारवेशन से। और उस पर्टिकुलर टाइम में लॉर्ड लिटन ने 1877 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया, जहां पर क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया गया था यूके के अंदर, कैसरे हिंद। तो उस कैसरे हिंद के टाइटल को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली दरबार हुआ 1877 में, और उसके ऊपर बहुत लैविशली पैसा, बहुत फिजूल खर्च किया गया पैसे को, और इससे भी इंडियंस की जो इमोशंस थे वो भड़क गए कि एक तरफ तो लोग भूख से मर रहे हैं और ब्रिटिश जो है अपने फंक्शंस को सेलिब्रेट करने के लिए उसमें इस बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इन सब बातों से इंडियंस के माइंड में ब्रिटिश के लिए नफरत आने लगी, और जैसे जितना नफरत आएगी उतना ही अपनी कंट्री के लिए नेशनलिज्म उनके माइंड में डेफिनेटली होना था, जो कि क्वाइट नेचुरल था। फिर लॉर्ड लिटन ने आईसीएस एग्जाम की डेट भी जो थी, जो एज थी, वो 21 ईयर्स से घटाकर 19 ईयर्स कर दी। मतलब इंडियंस के लिए और ज़्यादा टफ हो गया, 19 ईयर्स पूरा होते ही वो उस एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते। और जो कुछ लोग जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोगों ने एनी हाउ, वो एग्ज़ाम भी यूके में होता था, वहाँ पर जाकर उन्होंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया, उसको पास भी किया, लेकिन उसके बाद आने पर इंडिया में उनको प्रॉपरली पोस्टिंग्स भी नहीं मिलती थी। तो जो एजुकेटेड यूथ था उसके माइंड में भी कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग्स थी बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश एक्टिविटीज़, एंड तो दैट्स वाई देयर वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। देन लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। उसमें यह था कि जो इंडियन की जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसमें
न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो छपते थे उसमें जो मैगजीन्स के एडिटर्स थे वो इंडियंस को ट्रू पिक्चर दिखाते थे कि हाउ द ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटेड द इंडियन पीपल। तो और उससे इंडियंस की जो इमोशंस थे, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी, वो कहीं ना कहीं राइज होती थी। अब इसमें लॉर्ड लिटन ने क्या किया, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया और वॉइस ऑफ प्रेस जो थी, जो प्रेस की जो आवाज़ थी, उसको उसने बिल्कुल कर्व कर दिया 1878 में कि इस तरह की न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे, और नहीं छपेंगे तो इससे क्या होगा, इंडियंस के माइंड में जो नेशनलिस्टिक फीलिंग आ रही है वो नहीं आएंगी। तो वो नेशनलिज्म को दबाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जितना दबाने की कोशिश की, नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में उतना ही हमारी कंट्री के अंदर उठता चला गया। लॉर्ड रिपन की जो पॉलिसी थी वो रिफॉर्म्स की पॉलिसी थी। लॉर्ड रिपन के टाइम में इल्बर्ट बिल पास हुआ। अब इस इल्बर्ट बिल से क्या था कि ब्रिटिश केसेस को इंडियन जजेस सुन सकते थे, उनको ट्राई कर सकते थे, उनको हियर कर सकते थे। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश पीपल बिकॉज ब्रिटिश पीपल कंसीडर दैट दिस इंडियंस आर वेरी मच इन्फीरियर एंड दे डोंट हैव एनी राइट टू हियर द केसेस ऑफ दिस ब्रिटिश पीपल। तो इसमें भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्लियर दिखाई देता है हम लोगों को। तो इल्बर्ट बिल जो था वो बाद में जब इतना प्रेशर हुआ गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन्होंने उस इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया था। तो दैट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो इंडियंस को पहले तो इसमें से कुछ उम्मीद बंधी थी कि जो इल्बर्ट बिल है कहीं ना कहीं इसमें इंडियंस को इंपॉर्टेंस मिलेगी, क्योंकि इंडियन जजेस भी ट्राई करेंगे, इंडियन जजेस को राइट मिल जाएगा टू हियर द केसेस ऑफ द ब्रिटिश पीपल ऑल्सो। लेकिन बाद में जब ये एन्यूल्ड कर दिया गया, इसको वापस ले लिया गया इल्बर्ट बिल को, तो इंडियंस जो थे उनके माइंड में कुछ निराशाजनक बातें आई, और जितना वो निराश हुए या फ्रस्ट्रेटेड हुए, उतना ही उनके माइंड में ब्रिटिश के अगेंस्ट नेशनलिज्म जो था वो राइज करने लगा। देन लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया 1904 में, जो रेलिक कमीशन के ऊपर बेस्ड था। अब इस एक्ट से के अकॉर्डिंग इंडियंस के माइंड में ये बात आ रही थी कि जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर में इंडियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दे विल बी नाउ अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटीज़, और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अंडर में अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज आएंगे तो वो हमारे कल्चर को ख़त्म करके कहीं ना कहीं ब्रिटिश कल्चर को ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के थ्रू प्रोपेगेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे इंडिया में। तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पीपल एट द कॉस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एक्ट। देन इन 1905 लॉर्ड कर्जन ने एक पार्टीशन ऑफ बंगाल का नया एक कंसेप्ट शुरू किया, जिससे उन्होंने पार्टीशन कर दिया, बंगाल को उन्होंने पार्टीशन कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया था। अल्टीमेटली उनका एम ये था कि एनी हाउ टू डिवाइड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो ईस्ट बंगाल वॉज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल वॉज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज। सो इन ऑर्डर टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उन्होंने पार्टीशन बंगाल का पार्टीशन कर दिया। तो ये कंसेप्ट जो स्टेप लिया गया था लॉर्ड कर्जन से के द्वारा, दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियंस, एंड दिस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म समवेयर इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द इंडियंस। So students, in this video we have discussed the causes which were responsible for the rise of nationalism in India. Okay students, share, like the video and subscribe the channel also. Okay students, thanks.